नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। RW ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है, कल हमने एक कहानी बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट की थी जिसका नाम था मेरे बच्चे पॉट्स एंड पैनकेक्स। और आपने देखा कि किस तरह से वहां पर एक स्टूडियो था, स्टूडियो में एक मेकअप डिपार्टमेंट था और मेकअप डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट यूज होता था वो था पैनकेक। आपने देखा सुब्बू, आपने ऑफिस बॉय को भी देखा। ठीक है, चलिए उसी की सफलता के बाद आज हम एक नए चैप्टर पर आए हैं जिसका नाम है द इंटरव्यू, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। मेरे प्यारे साथी, जानना तुम्हें यह भी जरूरी है कि ना तो वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट था ना ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमें एक नंबर का भी रिस्क नहीं लेना है। और उसी रिस्क ना लेने की वजह से इसको फिर से हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे इसको कि इस इंटरव्यू वाले चैप्टर में क्या है, पार्ट 1 में क्या है और पार्ट 2 में क्या है। जितनी भी बेहतरीन चीजें, जितनी भी शानदार चीजें इस चैप्टर में दी गई हैं वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तो आइए पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं अपने इस नए टॉपिक की। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सभी को बेटा गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। मेरा क्या बात है, तो आप कितने एक्साइटेड हैं द इंटरव्यू पढ़ने के लिए? क्योंकि बेटा इस इंटरव्यू के चैप्टर को असल में नहीं समझाया जाता है, ठीक है, और नहीं ये समझ में भी आता। अगर तुम उसको पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत बार आपने स्कूल में भी हो सकता है इसको पढ़ा हो, लेकिन ये भेजे में नहीं आएगा। इसमें ऐसा है क्या, उस बात पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं पार्ट 1 की। तो मेरे प्यारे साथी, जैसा कि आप जानते हैं, पार्ट 1 ब्रीफ समरी पार्ट 1 देखेंगे। इसमें 2 पार्ट है, ध्यान से सुनते रहना बेटा। लास्ट में अपने क्वेश्चन पूछना, पहले आप मेरी बात सुन लो। तो जब सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ब्रीफ समरी पार्ट 1, पहले पार्ट की समरी। द इंटरव्यू रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। किसने लिखा है इसको? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने इसको लिखा है। ब्रीफ्स द न्यू इन्वेंशन इंटरव्यू। वो क्या करते हैं इस चैप्टर में? ब्रीफ करते हैं, यानी एक्सप्लेन करते हैं। वो इस चैप्टर में व्याख्या करते हैं। किस चीज की व्याख्या करते हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर? इन्वेंशन की, उस एक खोज की व्याख्या करते हैं। और वो खोज क्या है? वो खोज है मेरे बच्चे इंटरव्यू। यानी इस चैप्टर में इंटरव्यू के बारे में बताया जाएगा कि इंटरव्यू है क्या, इंटरव्यू क्या होता है, कैसा होता है, कब ये शुरू हुआ, ठीक है। इस तरह की बातें हमें बताई जाएंगी। इट वॉज इन्वेंटेड ओवर 130 ईयर्स। इसको जब ये इन्वेंट हुआ था, जब इसका आविष्कार हुआ था, तो 130 साल पहले लगभग इसका आविष्कार हुआ था। इट नाउ हैज अ कॉमन प्लेस इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म। और पत्रकारिता की बात करूं, जर्नलिज्म की अगर मैं बात करूं, तो जर्नलिज्म में आज इसका एक कॉमन प्लेस, एक साधारण सा प्लेस इसका बन गया है, क्योंकि बिना इसके जर्नलिज्म हो ही नहीं सकता। जर्नलिज्म का मतलब पत्रकारिता। जैसे अखबार है, जैसे न्यूज़पेपर है, जैसे टीवी चैनल्स हैं, तो ये सब के सब क्या करते हैं? ये इंटरव्यू करते हैं। इंटरव्यू इनका एक कॉमन हिस्सा है। बात समझ में आ रही है? हावेवर, हालांकि देर आर लॉट्स ऑफ ओपिनियंस। हालांकि लोगों के बहुत अलग अलग विचार हैं। लॉट्स ऑफ का मतलब बहुत सारे, ओपिनियंस मतलब विचार। लोगों के विचार बहुत हैं इंटरव्यू को लेके। कुछ लोग इंटरव्यू को बुरा कहते हैं तो कुछ लोग इंटरव्यू को अच्छा कहते हैं। और पीपल अबाउट इट्स मैरिट्स, है ना। लोगों के अलग अलग विचार हैं इसको लेके, ठीक है। क्या? इट्स मैरिट, इसकी अच्छाइयां और इसकी बुराइयों को लेकर अलग अलग विचार हैं। मैरिट्स अच्छाइयां, डिमेरिट्स बुराइयां, यानी एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहां पर बात करेंगे। लोगों का अलग अलग मानना है। देखो अलग अलग लोग होते हैं तो अलग अलग लोगों की ओपिनियन होती है। उसी हिसाब से यहां भी लोगों की अलग अलग ओपिनियन है। राहुल मेरे बच्चे, हाँ हाँ शाबाश। नहीं 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 बेटा नहीं, ये जो मैं करा रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है। जो बात मैं बता रहा हूं इन पर ही तुम्हें ध्यान देना होगा। सम पीपल क्लेम, कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ लोग ये दावा करते हैं। क्लेम का मतलब दावा करते हैं। कुछ लोग ये दावा करते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि ये स्रोत है। क्या दावा करते हैं? कि ये जो है एक स्रोत है। किस चीज का स्रोत है? ये ट्रुथ का, यानी सच्चाई का ये स्रोत है। सच्चाई का ये स्रोत है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये सच्चाई का स्रोत है, यानी इंटरव्यू से सच्चाई बाहर निकलती है, लोग सच्चाई बताना शुरू कर देते हैं।
वाइल अदर्स डेस्पाइज, बाकी जो दूसरे लोग हैं और लोग हैं वो क्या करते हैं, नफरत करते हैं। डेस्पाइज देखो मैंने यहां भी लिख दिया है हेट, वो इससे नफरत करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये सच्चाई का स्रोत है, इससे सच्चाई बाहर निकल के आती है, और कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग इससे नफरत करते हैं। इट एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ्स, उनका मानना है कि ये एक घुसपैठ है। इंट्रूजन का मतलब होता है बच्चा घुसपैठ। उनका मानना है कि ये एक घुसपैठ है। कैसी घुसपैठ है भाई, ये एक घुसपैठ है उनकी जिंदगियों में, उनकी जो जिंदगी है उसमें ये एक घुसपैठ है उनका मानना है। और वो भी कैसी, अनवारंटेड, अनचाही। कैसी घुसपैठ है, अनचाही घुसपैठ है, यानी कोई नहीं चाहता कि उनकी जिंदगी में कोई दखल दे। तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ये उनकी जिंदगी में अनचाही घुसपैठ है, यानी उनकी जिंदगी में कोई भी दखल अंदाजी दे वो इंटरव्यू से ही हो सकता है। मानो मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो आप जब मैं इंटरव्यू को आपके लिए बुलाऊंगा तो आप कैमरे के सामने सच्चाई बोलोगे, ये बात पक्की है। आप झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि कैमरे के सामने सच्चाई निकलती है। तो तभी तो माना गया कि इंटरव्यू जो है मेरे बच्चा वो क्या है, सोर्स ऑफ ट्रूथ है। लेकिन कुछ लोग इससे नफरत करते हैं। उनका मानना है कि ये उनकी जिंदगी में घुसपैठ है, और वो भी कैसी, अनचाही, यानी ना चाहते हुए भी कोई इंसान जब हमारी जिंदगी में दखल देता है उसको अनवारंटेड इंट्रूजन बोला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात आपको बेहद अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहां तक के लिए एक बार आप हर्ट की इमोजी भेज सकते हैं। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, टेंशन की कोई बात नहीं है। देखिए, इंटरव्यू लिखा किसने है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। और ये जो है व्याख्या कर रहे हैं इस चैप्टर में एक खोज की, एक आविष्कार की, जिसका नाम है इंटरव्यू। साक्षात्कार इसको हिंदी में कहते हैं। इंटरव्यू आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पर देखा होगा। इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार, यानी आमने सामने बैठकर सवाल जवाब होते हैं। इट वॉज इन्वेंटेड, इसका आविष्कार हुआ था 130 साल पहले। एंड इट नाउ हैज अ कॉमन प्लेस, और अब ये एक सामान्य जगह बन गई है किसकी, जर्नलिज्म की, पत्रकारिता में। इससे बहुत, पत्रकारिता में इसका बहुत महत्व है, यानी पत्रकारिता इसके बिना हो ही नहीं सकती। हावेवर, हालांकि देयर आर लॉट्स ऑफ ओपिनियन, हालांकि बहुत सारे अलग अलग विचार भी हैं लोगों के इसकी अच्छाई के बारे में और इसकी बुराई के बारे में। सम पीपल क्लेम, कुछ लोग तो ये दावा करते हैं, इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि ये सच निकालने का एक साधन है, यानी सच इससे बाहर आ जाता है, ये स्रोत है सच का। जबकि दूसरे लोग जो है इससे नफरत करते हैं, डिस्पाइज करते हैं। इट एज एन इनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ, और उनका ये मानना है, उन लोगों का जो नफरत करते हैं उनका मानना है कि ये उनकी जिंदगी में घुसपैठ है, अनचाही घुसपैठ है। ठीक है, अनवारंटेड मतलब अनचाही घुसपैठ उनकी जिंदगी में ये है, इसलिए वो इससे नफरत करते हैं। मानो कोई भी, मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने लूं तो तुम कहोगे यार मेरी जिंदगी में क्यों घुस रहा है, मेरे से पर्सनल क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, तो ये घुसपैठ वो लोग मानते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आ गई होगी। सबकी तरफ से हर्ट की इमोजी मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपको समझ में ही आ गया। आगे बढ़ते हैं, लोग क्या क्या कहते हैं। देयर आर ओपिनियंस ऑफ डिफरेंट सेलिब्रिटीज अबाउट इंटरव्यूज। लोगों के विचार हैं, ओपिनियंस, लोगों के विचार कैसे हैं, डिफरेंट है, यानी लोगों के अलग अलग विचार हैं। लोगों के अलग अलग विचार हैं, किन लोगों के, जो सेलिब्रिटी हैं, जो एक व्यक्ति तत्व है, जो सेलिब्रिटी हैं, जो व्यक्ति तत्व हैं, उनके अलग अलग विचार हैं। जो महान लोग माने जाते हैं, जो जाने पहचाने लोग हैं, रेप्यूटेड पर्सन है, फेमस पर्सन है, उनको बोला गया है सेलिब्रिटीज। वो लोग जो है इंटरव्यू के बारे में क्या क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। साक्षात्कार के बारे में उनकी क्या क्या ओपिनियन है, क्या क्या विचार है उन लोगों के, यानी सेलिब्रिटी इंटरव्यू के बारे में क्या क्या कहते हैं। पहला सेलिब्रिटी है वीएस नाइपॉल। वीएस नाइपॉल का यह कहना है कि वाउंडिंग इन नेचर, कि जो इंटरव्यू होता है वो उन्हें जख्मी कर देता है। वाउंडिंग का मतलब जख्मी, ये जख्मी किस्म का है, जख्मी किस्म का है। ठीक है, जख्मी किस्म का है, यानी इंटरव्यू की अगर बात करें तो इंटरव्यू क्या माना जा रहा है, इंटरव्यू के लिए माना जा रहा है कि ये जख्मी किस्म का है, यानी ये जख्म जो है दे देता है। वीएस नाइपॉल का ये मानना है। अलग अलग लोगों की अलग अलग ओपिनियन रही है मोहित। हाँ जी,
वीएस नाइपोल ये कह रहे हैं, आपसे सवाल अगर पूछा गए तो आपसे पूछा जा सकता है कि वीएस नाइपोल इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं, तो आपको सीधा बता देना, वो कहते हैं वाउंडिंग इन नेचर, जख्मी किस्म का है ये इंटरव्यू, यानी साक्षात्कार से इंसान अंदर से जख्मी हो जाता है, उसके दिल में जो सच्चाई है वो बाहर निकल जाती है, उसकी जिंदगी में घुसपैठ हो जाती है, तो वो क्या है, एक जख्मी किस्म की ये चीज है। लुइस कैरोल क्या कहते हैं, लुइस कैरोल का मानना है इंटरव्यू के लिए अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। ठीक है, तो लुइस कैरोल का मानना है कि मुझे तो डर लगता है, मुझे तो डर लगता है, हॉरर लगता है, किससे, इंटरव्यूअर से, यानी साक्षात्कार जो लेता है बेटे, जो इंटरव्यू लेता है उसको इंटरव्यूअर कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो डर लगता है इंटरव्यूअर से, यानी लुइस कैरोल इंटरव्यू से डरते नहीं है, इंटरव्यूअर से डरते हैं, ना जाने क्या पूछ ले, है ना। तो इस तरह से लुइस कैरोल का मानना है कि ये तो एक डर है, ये तो इंटरव्यूअर का ही इनको डर लगना लगा है। एचजी वेल्स का मानना है, एचजी वेल्स कहते हैं कि ये क्या है, एक तरह का ये आजमाइश है, ओरडील है, जिसको क्या कहते हैं, टेस्ट कहते हैं, यानी एक जांच है। ऑर्डील का मतलब होता है आजमाइश। इनका मानना है कि ये तो एक आजमाइश है, इंसान को आजमाते हैं ये लोग, इससे इंटरव्यू से, आजमाइश है यानी परखते हैं, जांचते हैं। आजमाइश का मतलब जांचना, ठीक है जी, जांचना या फिर परखना। तो उनका मानना है कि इंटरव्यू जो है वो क्या है, एक टेस्ट है, एक ऑर्डील है। रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं कि ये इमोरल है। रुडयार्ड किपलिंग का मानना है कि ये इमोरल है, यानी अनैतिक है, यानी इसमें नैतिकता नहीं है, ये अनैतिक है, ये सामाजिक नहीं है, ये असामाजिक है, इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। सोल बेलो कहते हैं थंब प्रिंट्स ऑन विंड पाइप। तो सोल बेलो का कहना है कि ये क्या है, एक थंब प्रिंट है। ठीक है, क्या मानना है उनका कि ये थंब प्रिंट है। थंब प्रिंट का मतलब मैं भी बताऊंगा क्या कहते हैं बेटा, वो हमारे सोल बिलो कहते हैं कि ये तो थंब प्रिंट ऑन विंड पाइप है। थंब प्रिंट ऑन विंड पाइप कैसे, ये जो देखो, ये थंब प्रिंट है, ये थंब अंगूठा यहां रख दिया मैंने विंड पाइप पर, जो श्वास नली होती है उस पर रख दिया है, तो वो ऐसा मानते हैं कि ये तो गला दबाने जैसा है। तो सोल बिलो का मानना है कि ये तो गला दबाने जैसा है भाई साहब, थंब प्रिंट ऑन विंड पाइप। विंड पाइप ये सांस नली जो हमारी है, ये तो इस पर ऐसे थंब प्रिंट रखने के जैसा, यानी गला दबाने के जैसा है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर राइटर जो है, इट इज, वो क्या कहते हैं, जो जिसने ये चैप्टर लिखा है इंटरव्यू का, वो क्या कहते हैं, देखो राइटर का क्या ओपिनियन है। राइटर कहता है कि इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कहते हैं कि ये सबसे बढ़िया, सुप्रीमली यानी सबसे बढ़िया सेवा है, सबसे बढ़िया सेवा है किस चीज की, बातचीत की, कम्युनिकेशन, बातचीत की सबसे बढ़िया सेवा है, यानी इंसान इससे बातचीत कर सकता है। यानी इससे अलावा अगर इंसान को बैठना शुरू कर दिया जाए आपस में तो वो बात नहीं करते, लेकिन जब इंटरव्यू होता है तो एक दूसरे से बात करनी शुरू हो जाती है। तो उनका मानना है कि सबसे बढ़िया स्रोत है, सेवा है ये बातचीत की, यानी इंसान एक दूसरे से बात कर सकता है। मानो अगर इंटरव्यू ना होता तो क्या हम कभी किसी इंसान का इंटरव्यू ले पाते, नहीं। उसकी बातों को जान पाते, वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है, नहीं जान पाते। तो कम्युनिकेशन का ये एक बढ़िया माध्यम है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर कहते हैं कि बातचीत करने का एक अच्छा साधन है, ये बुरा नहीं है। बाकी सारे लोग आप देख रहे हैं, वीएस नाइपोल, लुइस कैरोल, एचजी वेल्स, रुडयार्ड किपलिंग या सोल बिलो, ये सब के सब बुराई कर रहे हैं, लेकिन क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का मानना है कि ये बातचीत का अच्छा साधन है, इससे बातचीत हो सकती है दो इंसान में आपस में बैठकर। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। इन प्रिमिटिव कल्चर्स, कुछ प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, सभ्यता कल्चर, जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन पुरानी प्रिमिटिव कल्चर, इट इज कंसिडर्ड दैट, उसमें माना जाता था, कंसिडर्ड का मतलब माना जाता था, उसमें माना जाता था, क्या माना जाता था प्राचीन काल में, प्राचीन समय में क्या माना जाता था, दैट इफ समवन टेक्स वंस फोटो, अगर कोई किसी की फोटो खींचता है, इट मीन्ट, इसका मतलब है, अगर कोई किसी की फोटो खींचता है तो इसका मतलब है दैट ही या शी, यानी वो लड़का हो या लड़की हो, स्टील्स द सोल ऑफ फोटोग्राफ्ड पर्सन,
वो चुरा लेता है, अगर कोई किसी की फोटो खींचता है तो वो चुरा लेता है क्या? आत्मा। वो क्या चुरा लेता है? आत्मा चुरा लेता है। किसकी? फोटोग्राफ्ड पर्सन की, जिसका फोटो खिंचा है, जिसका फोटो खिंचा है, जिसका फोटो खिंचा है। तो ऐसा पुराने कल्चर में पुराने जो लोग हैं वो यही मानते हैं। और आज भी तुमने देखा होगा बड़े बूढ़े जो होते हैं फोटो खिंचवाने से थोड़ा बचते हैं, क्योंकि उनका मानना है, ऐसा माना जाता है प्रिमिटिव कल्चर्स में, पुरानी जो सभ्यताएं हैं, जो कल्चर रहे हैं हमारे, उनमें माना जाता है कि अगर कोई किसी का फोटो लेता है तो समझो वो उस इंसान की आत्मा चुरा रहा है। ठीक है, स्टील द सोल ऑफ फोटोग्राफ्ड पर्सन। ठीक है, अगर मानो मैं फोटो लूं ऐसे करके, मैं सेल्फी लूं ऐसे करके, ठीक है, मैं इस तरह से सेल्फी ले रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपनी ही आत्मा को चुरा रहा हूं और मेरी आत्मा कहीं ना कहीं इसमें कैद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके। या तुम्हारी फोटो लूं मैं, जी तुम्हारा सेल्फी लूं ऐसे करके, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हारी आत्मा को चुरा रहा हूं। ठीक है, इस तरह से मानते थे पुराने जमाने में, ये सारी बातें थी। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज नेगेटिव व्यूज के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ऑल दीज नेगेटिव व्यूज, हालांकि बहुत सारे नेगेटिव व्यूज हैं, बहुत सारे नेगेटिव विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं लोगों के, नकारात्मक विचार हैं लोगों के, हालांकि बहुत सारे नकारात्मक विचार हैं अबाउट इंटरव्यू को लेके। एन इंटरव्यू रिमेन्स अ वेरी गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। फिर भी ये क्या है? एक माध्यम है। फिर भी ये क्या है? एक माध्यम है। किसका? बातचीत का। ये वही बात है जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने कही कि कितनी भी बुराइयां इसके अंदर सही, फिर भी कम से कम ये कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, एक माध्यम है, हम इससे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कितनी भी बुराइयां इसके अंदर सही। देखो सभी लोगों ने इसकी बुराइयां ही करी हैं, आप देख रहे हो, वीएस नाइपॉल ने, लुइस कैरोल ने, एचजी वेल्स ने, रुडयार्ड किपलिंग ने, सॉल बिलो ने, सबने बुराइयां की हैं। लेकिन क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का मानना है कि ये सबसे अच्छी सेवा है बातचीत की। आगे प्रिमिटिव कल्चर्स, पुरानी जो सभ्यताएं हैं, कल्चर रहे हैं, उनमें माना जाता है कि अगर कोई किसी की फोटो लेता है तो उसकी आत्मा चुरा रहा होता है। इसके बावजूद हालांकि बहुत इसमें नेगेटिव विचार हैं, नकारात्मक विचार हैं, लेकिन फिर भी ये बातचीत का एक अच्छा माध्यम है। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार हर्ट की इमोजी भेजकर आप मुझे बता सकते हैं कि यस सर ये बात समझ में आ गई है। मैं सभी की हर्ट की इमोजी चाहता हूं। कोई भी वर्ड अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तो फिर पढ़ाने का फायदा ही क्या है। ठीक है, तो बताइए, मैं आपको टाइम देता हूं। शुरुआत से मैं एक बार दिखा देता हूं आपको क्या चल रहा है इधर। ये देखिए, ब्रीफ समरी है। ठीक, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने लिखा है। इंटरव्यू को हिंदी में बेटा, इंटरव्यू को साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है, और इंटरव्यूअर जो होता है वो इंटरव्यू लेने वाला होता है, और इंटरव्यूई जो होता है वो इंटरव्यू देने वाला होता है, जिसका इंटरव्यू हो रहा होता है। ठीक है, 130 साल पहले इसका आविष्कार हुआ। ठीक है, हालांकि बहुत अच्छाइयां हैं, बहुत बुराइयां हैं इसमें, लेकिन फिर भी एक सच का ये माध्यम माना जाता है। और कुछ लोग तो इससे नफरत भी करते हैं। उनका मानना है कि उनकी जिंदगी में घुसपैठ है, और वो भी कैसी? अनचाही घुसपैठ है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, लेकिन क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो है वो पॉजिटिव बता रहे हैं कि इंटरव्यू बातचीत करने का एक अच्छा माध्यम है। पुरानी सभ्यताओं में माना जाता था कि अगर कोई किसी का फोटो लेता है तो मतलब वो उसकी आत्मा चुरा रहा होता है। इन सब के बावजूद कि इसमें बहुत सारे नेगेटिव चीजें हैं, बट फिर भी क्या माना गया कि बातचीत का एक अच्छा माध्यम है, गुड मीडियम, अच्छा माध्यम है बातचीत का। क्लियर है? शाबाश, बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कोई टेंशन की बात नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया समझ में आ रहा है। शाबाश। हाँ बेटा प्रिया, नो प्रॉब्लम बेटा, हाँ हाँ, बस यही ये उसमें लिखा हुआ है, चिराग सीरीज, चिराग जो बुक आपके पास है, ये सब कुछ उसमें ऐसा ही एज इट इज लिखा हुआ है। कुछ भी लिखने की नीड नहीं है, बस आपके पास चिराग होना चाहिए। बस उसमें इतनी बेहतरीन चीजें लिखी गई हैं ताकि आप जो है अच्छे से पेपर दे पाए। हर एक पॉइंट को मैंने कवर किया है। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटीज हेट बीइंग इंटरव्यूड? बहुत से जो सेलिब्रिटी हैं, क्वेश्चन पहला बनता है कि बहुत से जो व्यक्तित्व हैं, जो महान
व्यक्ति हैं यानी जो फेमस पीपल है वो इंटरव्यू से क्यों बचते हैं, क्यों नफरत करते हैं, इंटरव्यू से उनकी नफरत क्यों है, क्यों नफरत करते हैं कि उनका इंटरव्यू ना हो जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ सेलिब्रिटीज अवॉइड बीइंग इंटरव्यूड, बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो हैं मानते हैं वो अवॉइड करते हैं किसको, इंटरव्यू, कि उनका इंटरव्यू ना हो। बिकॉज दे स्ट्रांगली बिलीव, क्योंकि वो मजबूती से विश्वास करते हैं दैट, कि इट हैज नेगेटिव इफेक्ट, उनका मानना है कि इसका नकारात्मक प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है। लोगों का मानना है, जो फेमस लोग हैं उनका मानना है कि इसका नकारात्मक इफेक्ट है ऑन देयर पर्सनालिटीज, उनके व्यक्तित्व पर, यानी उनकी जिंदगी पर उनका एक नेगेटिव असर होगा, इसलिए वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, वो घबराते हैं। दे कंसिडर, वे लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, वे लोग मानते हैं इट एज एन इंट्रूजन, उनका मानना है कि ये एक घुसपैठ है। क्या है ये, एक घुसपैठ है, उनका मानना है कि ये घुसपैठ है इनटू देयर पर्सनल लाइफ, उनकी जो पर्सनल लाइफ है, उनकी जो खुद की जिंदगी है उसमें ये एक घुसपैठ है, उनका ये मानना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वन समझ में आ गया होगा। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपने कल लिखा था, वन डन। ठीक है, पहला हो गया डन। तो सेलिब्रिटीज क्यों डरते हैं इंटरव्यू से, क्योंकि नेगेटिव, उनका मानना है कि इसका प्रभाव जो है वो नेगेटिव है। स्ट्रॉन्ग जो है, इसका स्ट्रॉन्ग बिलीव ये है कि इट हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन देयर पर्सनैलिटीज, और ये माना जाता है कि दिस इज, यानी इट इज एन इंट्रूजन इनटू देयर पर्सनल लाइव्स, उनकी जो जिंदगी रही है, जो उनकी खुद की जिंदगी है, उसमें एक घुसपैठ है, ऐसा उनका मानना है। सो दैट वो बचते हैं इंटरव्यू से, इसीलिए मोस्ट सेलिब्रिटीज हेट बीइंग इंटरव्यूड, वो डरते हैं कि मेरा इंटरव्यू ना हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो इंपोर्टेंट है, व्हाट आर सम पॉजिटिव व्यूज अबाउट इंटरव्यू, कुछ ऐसी चीजें बतानी है जो पॉजिटिव है, किसके बारे में, इंटरव्यूज के बारे में, साक्षात्कार के बारे में पॉजिटिव चीजें क्या हैं, यानी इसके अंदर अच्छाइयां क्या हैं, ये हमें बताना है। ऑल्दो, हालांकि इट हैज मैनी नेगेटिव ओपिनियंस, हालांकि इसकी बहुत सारी जो नकारात्मक विचार, नकारात्मक धारणाएं लोगों ने बनाई हुई हैं, बहुत सारी हैं। यट, फिर भी क्या, यट फिर भी द इंटरव्यू बिकेम अ कॉमन प्लेस, फिर भी इंटरव्यू क्या है, एक कॉमन प्लेस बन गया है, किसका, मीडिया का, मीडिया का क्या बन गया, एक कॉमन प्लेस बन गया। हालांकि बहुत सारे नेगेटिव ओपिनियंस हैं लोगों के, लेकिन फिर भी जो इंटरव्यू है वो मीडिया का एक कॉमन प्लेस बन गया है। आकांक्षा, क्या बात है, शाहरुख सर का चेला। इट इज एन आर्ट, वो कहते हैं कि ये कला है, उनका मानना है पॉजिटिव व्यू में क्या है, ये कला है दैट ब्रिंग आउट ट्रूथ, ये कला है जिससे सच बाहर निकलता है। ये कैसी कला है जिससे सच जो है वो बाहर आता है, सच बाहर आता है। ठीक है, सच बाहर आता है, देखो ब्रिंग आउट मतलब बाहर आता है सच। एंड विविड इमेज, और जीती जागती तस्वीर, विविड का मतलब होता है जीता जागता, जीता जागता, और एक जीती जागती तस्वीर ऑफ द पर्सन बीइंग इंटरव्यूड, और जीती जागती तस्वीर उस इंसान की ले ली जाती है जो इंटरव्यू दे रहा होता है, यानी पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या है, विविड इंप्रेशन, विविड इमेज उसकी निकल के आती है कि इसके दिल में अंदर क्या है। तो ये इसके पॉजिटिव व्यूज हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, एंड यू नो वेरी वेल दैट, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि whenever you are talking about the primitive cultures, जब आप बात करें पुराने काल की, तो वो लोग क्या करते थे, बचते थे, डेस्पाइज होते थे, जस्ट बिकॉज उनका मानना था, दे बिलीव दैट, वो ऐसा विश्वास करते थे कि इफ समवन टेक्स द फोटो ऑफ समवन देन ही और सी स्टील द पर्सन्स सोल। उनका मानना था कि अगर कोई किसी का फोटो लेता है तो वो उसकी आत्मा चुरा लेता है। तो ऐसा प्रिमिटिव कल्चर्स में माना गया है। जो प्रिमिटिव कल्चर्स हैं, प्राचीन जो सभ्यताएं रही हैं, उनमें माना गया है, क्या विश्वास है उनका, देखते हैं, आइए। पीपल ऑफ सम प्रिमिटिव कल्चर्स एंड ट्राइब्स,
कुछ ट्राइब के जो जनजाति हैं या कुछ कल्चर के लोग ऐसा मानते हैं, डू नॉट बीइंग फोटोग्राफ्ड। वो क्या होते हैं, वो बचते हैं फोटोग्राफ से, वो फोटोग्राफ नहीं खिंचवाते हैं। दे बिलीव दैट टेकिंग अ फोटोग्राफिक पिक्चर ऑफ समबडी, उनका मानना है कि अगर तुम किसी का फोटो खींचते हो, पिक्चर अगर तुम लेते हो किसी की, इज लाइक स्टीलिंग हिज सोल, ये ऐसा है जैसे तुम उसकी आत्मा चुरा रहे हो, ये ऐसा है जैसे तुम उसकी आत्मा चुरा रहे हो। दे थिंक दैट हु इज फोटोग्राफ्ड लॉसेज अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, उनका मानना है कि जिसका फोटो खींचा जाता है, जो फोटोग्राफ्ड होता है, वो खो देता है। वो क्या खो देता है, वो खो देता है अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ, अपना कुछ हिस्सा, कुछ हिस्सा वो खो देता है, कुछ हिस्सा, अपना वो कुछ हिस्सा खो देता है, उनका ये मानना है। ठीक है, हिमसेल्फ का मतलब अपना, अपना वो कुछ हिस्सा खो देता है। अब मानो मैंने फोटो लिया, अपना फोटो खींच के मेरे फोन में आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैंने अपना कुछ हिस्सा जो है मोबाइल को दे दिया। ठीक है, तो मैंने अपना कुछ हिस्सा जो है वो लॉस कर दिया, ऐसा माना जाता है। शाबाश। अब आते हैं हम पार्ट 2 पर। अब पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट तो बिल्कुल इंटरव्यू के बारे में था, जो मैंने समझा दिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने उसके करा दिए। अब हम करते हैं पार्ट 2। आइए देखते हैं पार्ट 2 में क्या मिला है। 2 पार्ट हैं इसके, दोनों को मैंने अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से समझाना है। दिस पार्ट इज एन एक्सट्रैक्ट, ये पार्ट जो है एक टुकड़ा है। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये एक टुकड़ा है। फ्रॉम एन इंटरव्यू, एक इंटरव्यू का टुकड़ा है। एक साक्षात्कार, एक साक्षात्कार का ये टुकड़ा है। ऑफ अम्बर्टो इको, किसका साक्षात्कार है इसमें, किसका इंटरव्यू लिया गया है, अम्बर्टो इको का। इंटरव्यूड बाय मुकुंद पद्मानुभन, और किसने लिया है उनका इंटरव्यू, मुकुंद पद्मानुभन ने। ये कौन है, इंटरव्यूअर है, और ये कौन है, इंटरव्यूई है। इंटरव्यूई, इंटरव्यूई, और ये कौन है, इंटरव्यूअर, इंटरव्यूअर। ठीक है, इन्होंने इंटरव्यू लिया है किसका, अम्बर्टो इको का, और इसी इंटरव्यू का ये टुकड़ा है जो चैप्टर तुम्हें दिया गया है। इसके 2 हिस्से हैं, इसमें एक इंटरव्यू की बातचीत होगी कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल उससे पूछे गए। अम्बर्टो इको वाज अ प्रोफेसर, अम्बर्टो इको एक प्रोफेसर थे। ठीक है, विद अ ग्रेट रेपुटेशन, उनकी बहुत अच्छी इज्जत, अच्छी खासी इज्जत थी उनकी कॉलेज में। एज ए स्कॉलर, यानी उनको बहुत पढ़ा लिखा माना जाता, उनको विद्वान माना जाता था। फॉर हिज आइडियाज, उनके विचारों के लिए, उनके विचार इतने शुद्ध थे, इतने अच्छे थे कि उनको स्कॉलर माना जाता था। ऑन सेमियोटिक्स, किस पर थे उनके विचार, सेमियोटिक्स पर। सेमियोटिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ साइन एंड देयर यूज। ठीक है, इसको कहते हैं हम संकेत विज्ञान, सेमियोटिक्स, संकेत विज्ञान। सेमियोटिक्स पर अच्छे अच्छे आइडियाज उन्होंने दिए। मैं बताता हूं सेमियोटिक्स क्या होता है। सेमियोटिक्स ऐसे होता है, जैसे देखो, साइन लैंग्वेज आपने देखी है, साइन लैंग्वेज, जो जो बोल नहीं सकते हैं वो क्या करते हैं, साइन यूज करते हैं ऐसे करके। वो ऐसी साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, यू नो, और उस साइन लैंग्वेज को ही क्या बोलते हैं, सेमियोटिक्स कहते हैं। तो हमारे जो अम्बर्टो इको रहे हैं, बड़े महान विद्वान रहे हैं, और इनके जो आइडियाज हैं वो किसके ऊपर हैं, संकेत विज्ञान के ऊपर हैं, साइन, साइन ऑफ स्टडी, यानी स्टडी ऑफ साइन के ऊपर है, सेमियोटिक्स के ऊपर इनके विचार हैं। एज वेल एज अ राइटर, और साथ ही साथ वो क्या है, वो एक लेखक भी हैं, एज वेल एज अ राइटर। शाबाश। हाँ, कोई दिक्कत, सुनते रहना, चुप बिल्कुल, मतलब रिप्लाई तो करो ही मत, चुप रहो बिल्कुल, बस सुनते रहो। तो 2 बातें बताई गई हैं कि इसमें अम्बर्टो इको का एक इंटरव्यू हुआ होती है उस पर, तो उसके ऊपर अच्छे अच्छे विचार हैं, साथ ही साथ वो एक राइटर भी हैं। ही गॉट ग्रेट सक्सेस, उनको एक महान सफलता मिली, उनको एक महान सफलता मिली अपनी लाइफ में। किस बात की सफलता थी वो, विद द पब्लिकेशन, जब उन्होंने पब्लिश कराई एक बुक, जब उन्होंने अपनी एक बुक छपवाई, जब उन्होंने एक अपनी बुक छपवाई जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, द नेम ऑफ द रोज।
तो जब उन्होंने एक बुक छपवाई थी द नेम ऑफ द रोज, ये बुक का नाम है, तो ये बड़ी सक्सेसफुल रही थी, यानी लोगों ने बहुत खरीदा था इसको, लोगों ने इसको बहुत खरीदा था, लोगों का मानना था कि ये बेस्ट बुक है। तो इससे इन्हें बहुत ज्यादा ग्रेट सक्सेस मिली इसके पब्लिकेशन पर जब ये पब्लिश्ड हुई। इन द इंटरव्यू, जब इंटरव्यू इनका चल रहा था, ठीक है, जब अंबर्टो इको का इंटरव्यू चल रहा था और पद्मानुभन इंटरव्यू ले रहे थे, तो इको शेयर्स, जो अंबर्टो इको हैं वो बताते हैं, शेयर करते हैं हिज नाइस आइडिया ऑफ एम्प्टी स्पेसेस, वो बताते हैं एक अच्छे विचार को। किस चीज का विचार बताते हैं? एम्प्टी स्पेसेस, खाली जगह, खाली स्थान, खाली स्थान का वो विचार बताते हैं इंटरव्यू में, खाली स्थान का। इन अवर लाइफ्स, की हमारी जिंदगी में बहुत सारी खाली स्थान होते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं, विच ही कॉल्स इंटरस्टाइसिस, जिनको वो क्या कहते हैं? इंटरस्टाइसिस। इंटरस्टाइसिस का क्या मतलब होता है? दो चीजों के बीच में गैप होना, दो चीजों के बीच में खाली जगह होने को इंटरस्टाइसिस कहते हैं। तो इंटरव्यू में जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, पद्मानुभन उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो अंबर्टो इको ने बोला कि भाई मेरी तो जिंदगी में जितने भी इंटरस्टाइसिस है ना, जितनी भी खाली जगह है, मैं तो उनमें काम करता हूं, मैं उनमें फ्री नहीं बैठता, मैं उनमें फ्री नहीं बैठता। अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूं यहां से, कहां से? चलो ये ले लिया मैंने, इधर से ये ले लिया, देखो, ये देखो, ये आप देख रहे हैं, देखो, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि देखो इन सब के बीच में आपस में क्या है? एक खाली स्थान है, दिख रहा है, खाली स्थान दिख रहा है, ठीक है। अब देखो इनके बीच में खाली स्थान है, ये खाली स्थान ही तो है इनके बीच में। अब अगर मैं क्या करूं, इसके खालिस्तान को खत्म कर दूं, इसकी बीच की जगह को खत्म कर दूं, तो ये सिमट के एक छोटी सी जगह में रह जाएगा, देखो ये रहा, छोटी सी जगह में रह जाएगा, यानी इसके अगर बीच की जगह को खत्म कर दिया जाए तो छोटी जगह रह जाएगी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही? फिर से बता देता हूं। चलो, अब मानो ये है, मेरे पास एक कागज है, ठीक है, मैं इसको ऐसे मोड़ता हूं, ठीक है, ऐसे मोड़ा मैंने, ठीक है। अब ये इतना सा लड्डू बना, ठीक है। अब ऐसा ही एक और कागज अगर मैं लूं, अब देखना दोनों में फर्क, ठीक है। इसको मैं इधर रख देता हूं, दूसरा कागज मैंने लिया, अब इसको इस तरह से मैं मोड़ता हूं, बड़े समझने की बात है बेटा ये देखो, अब ये देखो, दोनों में फर्क देख रहे हो? कौन छोटा है कौन बड़ा है? देखो ये बड़ा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर ना अभी जगह है, इसके अंदर इतनी जगह है कि अगर हम इसको और दबाएं तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, लेकिन मैंने इसकी सारी जगह को देखो भर दिया है, तो सबसे छोटा ये बन गया है। तो इसमें पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको इंटरस्टाइसिस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टाइसिस बोलते हैं। तो हमारी जिंदगियों में भी इंटरस्टाइसिस होते हैं। जैसे मैं तुम्हें बताऊं कैसे इंटरस्टाइसिस होते हैं। अब आप मानो स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल है 8 बजे का, तो मेरे बच्चे स्कूल 8 बजे का, तो आप कितने बजे निकलेंगे घर से? लगभग 7:30 बजे या 7 बजे निकलेंगे। तो अब क्लासेस शुरू होती हैं 8:30 बजे से, ठीक है, तो 7 बजे तुम घर से निकले, 8:30 बजे क्लासेस स्टार्ट हो रही, तो 1.5 घंटा क्या है? इंटरस्टाइसिस है। ये तो वेस्ट ही गया ना, पढ़ाई तो हुई नहीं, क्योंकि पढ़ाई तो 8:30 से शुरू हुई, 8:30 बजे से स्टार्ट हुई। बात समझ रहे हो? 8:30 बजे से स्टार्ट हुई है क्लास, तो 1.5 घंटा कहाँ गया? वेस्ट हो गया। तो 1.5 घंटा आने जाने में लगा, 1.5 घंटा जो है बैठने में, प्रेयर में, इसका ऐसी चीजें करने में लगा। तो ये क्या है? इंटरस्टाइसिस है। या पहला पीरियड जब लगा और दूसरा पीरियड जब लगा, तो पहले पीरियड और दूसरे पीरियड के बीच में 10-15 मिनट का गैप होता है। टीचर जाएंगे, फिर दूसरे टीचर आएंगे, तो वो जो गैप है 15 मिनट का, वो भी क्या है? इंटरस्टाइसिस है। ठीक है, बात समझ रहे हो?
अब देखो, मानो कि किसी मौसी जी ने फोन कर दिया, हेलो बेटा मैं आऊंगी मोहन आज, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, सुबह से उनका वेट कर रहे हो, मौसी जी आएंगी शाम को, तुम सुबह से ही उनका वेट कर रहे हो। तो वेट करने में आप क्या कर रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, बस इंतजार कर रहे हो कि मौसी आएंगी मौसी आएंगी। तो बेटा अब मौसी के आने में जो समय है वो शाम का है, तुम सुबह से ही सोचने लग गए, तो बीच में कितना सारा समय रहा, तो वो भी क्या है कि इंटरस्टाइसिस है। तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे इंटरस्टाइसिस होते हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारे खाली स्थान होते हैं, और अम्बर्टो इको का मानना है कि अगर उन खाली स्थानों को भर दिया जाए तो फिर हमारी जिंदगी में और ज्यादा टाइम बढ़ जाएगा, यानी हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। अब जैसे मानो खाना खाना है, खाना खाने के लिए 1 घंटा तुमने निकाल लिया, 1 घंटे में खाना खाएंगे, पहले जाएंगे फिर ये करेंगे फिर वो करेंगे ये सब करेंगे फिर टहलेंगे, तो तुमने 1 घंटा निकाल दिया। तो खाना खाने के लिए 1 घंटे की नीड तो नहीं थी, 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट में आप खाना खा सकते थे, कितनी 45 46 50 मिनट आपने वेस्ट कर दी। तो ये सबको इंटरस्टाइसिस बोलेंगे, ठीक है मेरे बच्चे। तो इंटरस्टाइसिस ये होते हैं खाली जगह, हमारी जिंदगी में जो खाली जगह होती है, जो खाली टाइम होता है वेस्ट कर देते हैं हम उसको इंटरस्टाइसिस कहते हैं। ही सेज, वो कहते हैं दैट ही यूजेस दीज इंटरस्टाइसिस ऑलवेज। उन अब अम्बर्टो इको क्या करते थे, अम्बर्टो इको अपनी जिंदगी में इंटरस्टाइसिस को यूज करते थे, यानी जो बीच की जगह थी, गैप था टाइम का, एक काम से दूसरे काम के बीच में जो गैप था वो उसमें भी काम करते थे। इंटरस्टाइस क्या होता है, एन एम्प्टी स्पेस बिटवीन टू वर्क्स, दो काम के बीच में जो जगह होती है, जो टाइम होता है, उसको हम इंटरस्टाइस कहते हैं। देखिए सपोज मानो यू आर गोइंग टू दिल्ली, मानो तुम दिल्ली जा रहे हो, ठीक है, बाई बस से जा रहे हो। यू कैन रीड एनी नोवेल इन दैट टाइम ड्यूरिंग जर्नी, तो तुम जब जा रहे हो तो जाते जाते तुम बाहर ही तो देखोगे, है ना, 2 घंटे 1.5 घंटे जो भी दिल्ली जाने में लगेगा, तो तुम बस में से बैठकर या 8 घंटे जो भी लगेगा तो बाहर ही तो देखोगे ऐसे करके यूं। तो क्यों ना तुम उसमें एक नोवेल ही पढ़ लो, क्यों ना तुम उसमें अपना एक पार्ट याद कर लो। तो वो जो इंटरस्टाइस है, जो टाइम है दिल्ली तक जाने में जो टाइम लगेगा, उसको यूज कर लो, तो क्या बुरा है, कुछ बुरा नहीं है। तो ऐसा ही हमारा अम्बर्टो इको करते थे, वो खाली जगह में जो है अपना काम करते थे, वो कभी वेस्ट नहीं करते थे टाइम को। बात समझ रहे हो आप, शाबाश। द नेम ऑफ द रोज इज अ सीरियस नोवेल, और जो इन्होंने नोवेल लिखी, इस नाम जो नोवेल है, ये नोवेल का नाम है जो इन्होंने लिखी, जिससे बहुत सफलता इनको मिली, इज अ सीरियस नोवेल, ये एक सीरियस नोवेल है, ये एक गंभीर नोवेल है, इसमें बहुत ज्यादा सीरियस बातें लिखी हुई हैं। विच डेल्व्स, जिसमें क्या क्या है, जिसमें क्या क्या है, विच डेल्व्स, जिसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है, मेटाफिजिकल, जिसके अंदर मेटाफिजिकल भरा हुआ है, जिसके अंदर भगवान की बातें, थियोलॉजी भरी हुई है, और जिसके अंदर मिडाइवल हिस्ट्री यानी प्राचीन जो मध्यकालीन इतिहास रहा है वो भरा हुआ है। भगवान की बातें, थियोलॉजी, मिडाइवल हिस्ट्री, प्राचीन जो मध्यकालीन इतिहास रहा वो भरा हुआ, और मेटाफिजिकल जो चीजों का विज्ञान है वो भरा हुआ है। ये तीनों चीजें इसकी इस नोवेल में है। ही थॉट, वो सोचते हैं, दैट द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ दिस नोवेल इज टाइम। उनका मानना है कि अगर ये नोवेल इतनी सक्सेसफुल रही तो वजह क्या थी, सिर्फ टाइम, टाइम की कीमत की वजह से। क्योंकि मैंने इसको उस टाइम पर पब्लिश करा था जिस टाइम पर लोगों को नीड थी, किस चीज की, मेटाफिजिकल की, भगवान की बातों की, और प्राचीन इतिहास की, मध्यकालीन इतिहास की। उस वक्त पर लोगों को जरूरत थी, मैंने उनको वो दिया, मैंने उनको वो दिया, और उस टाइम पर मैंने उनको वो दे दिया, तो मेरी जो बुक थी, नोवेल थी, वो पब्लिश हो गई, अच्छी वो उठ गई, यानी लोगों ने बहुत खरीदी। मानो वो ये भी कहते हैं, देखो, इफ इट हैड बीन रिटन 10 ईयर्स अर्लियर, अगर मैं इसको 10 साल पहले लिखता और लेटर और 10 साल बाद लिखता, इट नेवर गेट्स मच सक्सेस, तो इसको इतना सक्सेस नहीं मिलता। तो सब कुछ टाइम के ऊपर है। अब मानो आप 12वीं में हो, ठीक है, आप 12वीं में हो, आपका कीमती टाइम चल रहा है, तो ये टाइम जो है सक्सेसफुल तभी हो सकता है जब इस टाइम पर तुम पढ़ो, ठीक है। अगर तुम नहीं पढ़ोगे और 12वीं के बाद पढ़ने की कोशिश करोगे तो बेटा फिर ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो वो कह रहे हैं कि सक्सेस का जो मेन पॉइंट है वो टाइम है। टाइम क्या होता है, अगर हमें टाइम पर चीजें मिल जाती हैं तो वो क्या होता है, हमारे लिए बेस्ट होता है, और हम जो है सक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब मानो जैसे कोई मरीज है, पेशेंट है, उसको चोट लग गई है, उसको अगर हम अभी दवाई दे देंगे तो फायदा होगा, अगर मैं 10 दिन बाद उसको दवाई दूंगा तो घाव बढ़ नहीं जाएगा। तो टाइम इज द सीक्रेट,
बिहाइंड द सक्सेस ऑफ दिस नोवेल क्या है सीक्रेट? टाइम है, कि मैंने टाइम पर लोगों को ये नोवेल दे दिया था जिस टाइम पर उनको जरूरत थी मेटाफिजिकल की, थियोलॉजी की और मिडाइवल हिस्ट्री की। दैट टाइम मैंने ये बुक निकाली, इस बुक में तीनों बातें थी और मेरी जो बुक थी वो सक्सेस हो गई। वो कहते हैं कि अगर 10 साल पहले मैं पब्लिश कराता तो मेरी सक्सेस ना मिलती, इस बुक को 10 साल बाद भी मैं कराता तो सक्सेस ना मिलती। और ये ऐसे ही है जैसे किसी मरीज को जिस टाइम पर उसको चोट लगे दवाई दे दी जाए तो बेहतर है, 10 दिन 15 दिन बाद दी जाएगी तो वो मर जाएगा। तो टाइम को मानते हैं कि टाइम जो है वो सबसे ज्यादा सीक्रेट रहा है। इस सक्सेस जो हुई है, इस नोवेल की जो सक्सेस हुई है, सबसे ज्यादा जो महान काम किया है वो टाइम ने किया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। एक्सप्लेन इको थ्योरी ऑफ इंटरस्टिक्स, जो इंटरस्टाइसिस हैं, जो खाली जगह हैं, उसकी थ्योरी बताइए। ठीक है, उसकी थ्योरी बताइए जो अम्बर्टो इको ने बताई थी। क्या है ये इंटरस्टाइसिस, क्या है? देयर इज अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन न्यूक्लियस, बहुत सारी जगहें खाली होती हैं बिटवीन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है, एंड इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन ईच एटॉम, हर एक एटॉम में, हर एक चीज में जो भी स्पेस होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में, है ना, जो न्यूक्लियस है, देखो भी मानो कि ये है, ठीक है, इसमें ये देखो खाली खाली जगहें हैं, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इधर उधर। ठीक है, ये एटॉम है, ये एटम है। तो एंड इफ द एम्प्टी स्पेस इज रिमूव्ड, अगर इनके बीच के एम्प्टी स्पेसेस हटा दिए जाएं, यानी इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ दिया जाए, इलेक्ट्रॉन आपस में जगह ना रहे इलेक्ट्रॉन में, दिस यूनिवर्स विल बी एज स्मॉल एज ह्यूमनिस्ट। ह्यूमनिस्ट, ये यूनिवर्स इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा ये हो जाएगा जितना ह्यूमन की फिस्ट है, जितना ह्यूमन की फिस्ट है ये इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा ये हो जाएगा जितना ह्यूमन की फिस्ट है, FIST, ह्यूमन फिस्ट। ठीक है, ये गलत प्रिंट हो गया है इसमें, तो ह्यूमन फिस्ट। अगर एटॉम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच के स्पेस को खत्म कर दिया जाए तो वो क्या होगा, इतना छोटा हो जाएगा हमारा यूनिवर्स की एक फिस्ट, एक मुट्ठी के बराबर। बात समझ में आ रही है? एक मुट्ठी के बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये यूनिवर्स। अब देखो कैसे, जो रुई होती है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं एक एग्जाम्पल। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। ये देखो, ये है मानो कॉटन, ठीक है, ये फॉर्म है, ठीक है भाई, ये फॉर्म है। अब फॉर्म के जो पार्टिकल हैं, ठीक है, ये एक एटॉम है मानो, फॉर्म के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस है। ठीक है, स्पेस है, जब भी क्या होता है, इसमें अगर पानी डालें तो पानी जो है क्रॉस चला जाता है। ठीक है, पानी बाहर निकल जाता है इसमें से। ठीक है, तो और तभी इसको पानी में डाल दे तो पानी को सोख भी लेता है, और ऐसे ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, पानी निकल जाएगा, पानी इसके अंदर की जो जगह है उसमें भर जाता है। तो मेरे प्यारे साथी, अगर मैं इसके एम्प्टी स्पेसेस को खत्म कर दूं, ये मैंने इसके एम्प्टी स्पेसेस खत्म कर दिए, इसके अंदर जो खाली जगह थी उनको मैंने भर दिया, तो देखो कितना सा हो गया, देख रहे हो? एम्प्टी स्पेसेस जब मैंने इसके खत्म किए हैं तो कितना सा इसका आकार हो गया है। ठीक है, और एम्प्टी स्पेसेस में भर दूंगा तो फिर से ये अपनी कंडीशन में आ जाएगा। तो इसमें अंदर जो जगह है उनको इंटरस्टाइसिस कहते हैं। तो अम्बर्टो इको का मानना है कि अगर इस यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स में जो अंदर जगह है उनकी जगह को अगर खत्म कर दिया जाए तो पूरा संसार एक मुट्ठी में भर जाएगा, एक मुट्ठी के बराबर पूरा संसार हो जाएगा। देखो हमारे कमरे में कितने स्पेसेस हैं, हमारा कमरे में भी स्पेस है, और दीवारों की जो ईंट है उनमें भी स्पेस है क्योंकि वो भी पानी पी लेती हैं। इन सब के स्पेसेस को अगर खत्म कर दिया जाए तो हमारा घर भी इतना सा हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये था कहना उनका, बिकॉज एवरी एटॉम हैज स्पेस, क्योंकि हर एक एटॉम में स्पेस होता है, हर एक एटॉम में जगह होती है। इको वॉन्ट्स टू टेल अस, इको हमें ये बताना चाहते हैं दैट वी हैव ऑल्सो एम्प्टी स्पेसेस, कि हमारी जिंदगी में भी एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, हमारी जिंदगी में भी होते हैं। एंड इफ वी रिमूव देम, अगर हम उन एम्प्टी स्पेसेस को खत्म कर दें, वी विल गेट टाइम, तो हमें और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, हमें और एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा टू डू मोर वर्क्स, तो हम ज्यादा से ज्यादा और काम कर पाएंगे। ठीक है, ज्यादा काम कर पाएंगे।
बात आ गई होगी समझ में बेटा आपको। जैसे एटॉम के अगर हम अंदर से स्पेस खत्म कर देंगे तो उनमें जगह बन जाएगी, ठीक है, जगह कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम अपनी जिंदगी के जो खाली जगह है, खाली टाइम है, उनको अगर हम यूज करें तो हमें मोर टाइम मिल जाएगा और हम अच्छे से काम कर पाएंगे। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द रोज? देखो ये आ गया ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, नेम ऑफ द रोज। तो व्हाट इज नेम ऑफ द रोज? तो नेम ऑफ द रोज जो है बेटा वो क्या है? इकोज नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नोवेल। ये एक बहुत गंभीर नोवेल है। इट इज डिटेक्टिव स्टोरी। इसमें क्या है? एक डिटेक्टिव स्टोरी है, जासूस की कहानी है, ठीक है, जासूस की कहानी। एट वन साइड, एक तरफ, बट इट इज ऑल्सो अ डीप स्टडी, लेकिन ये एक गहरा अध्ययन भी है ऑफ मेटाफिजिक्स, जिसमें मेटाफिजिक्स है, भगवान की बातें, थियोलॉजी है, और मिडाइवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास है। तो मेरे बच्चे ये सारी बातें हैं द नेम ऑफ द रोज में, ठीक है। द नेम ऑफ द रोज की बात यही है कि अगर तुम देखोगे अगर तुम देखोगे मेरे बच्चे, तो यहां पर पता लगेगा कि अगर बात करें कि भाई ये इतना फेमस क्यों हुआ, इतना फेमस क्यों हुआ है? थियोलॉजी है इसमें, मेटाफिजिक्स है, मिडाइवल हिस्ट्री है। अब तुम कहोगे देखो ये तो हो गया इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के लिए ये बात आ गई, इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास। और क्या है इसमें? देखो थियोलॉजी, भगवान की बातें, भगवान की बातें। और मेटाफिजिक्स किसको कहते हैं बेटा? अध्यात्म, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक बातें, यानी हमारे अंदर क्या सही है क्या गलत है, मीमांसा जिसको कहते हैं, उसमें ये आध्यात्मिक बातें जो हैं वो लिखी हुई हैं। यानी आत्मविज्ञान लिखा हुआ है कि आत्मा क्या होती है, ठीक है, आध्यात्मिक यानी आत्मा क्या होती है वो लिखा हुआ है, भगवान की बातें लिखी हुई है, मध्यकालीन इतिहास लिखा हुआ है, और ये एक जासूस की कहानी, डिटेक्टिव स्टोरी है। What does Umberto Eco say about the success of his book The Name of the Rose? सबसे इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन इसका एक बनता है कि अंबर्टो इको क्या कहते हैं, अंबर्टो इको क्या कहते हैं इसकी सक्सेस के बारे में, क्योंकि ये जो नोवेल था बहुत ज्यादा सफल हुआ, सफलता इसको मिली। तो अंबर्टो इको क्या कहते हैं कि इसको सफलता क्यों मिली, यानी इस नोवेल को सफलता क्यों मिली? अंबर्टो सोचते हैं दैट द सक्सेस ऑफ एनी बुक, किसी भी बुक की अगर सक्सेस होती है, इज ऑलवेज अ मिस्ट्री, वो एक रहस्य ही होता है। किसी भी बुक का जो सफलता मिलती है वो एक रहस्य होता है। नो वन कैन प्रिडिक्ट द रीजन, कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता या कोई भी नहीं बता सकता कि सक्सेस का रीजन क्या रहा है, कारण क्या रहा है, ठीक है। इवन देन ही थिंक्स, इवन देन, और भी ये सोचते हैं दैट द टाइम इज अ सीक्रेट, फिर भी ये कहते हैं कि मैं मानता हूं कि समय जो है वो रहस्य रहा है। मेरा अगर ये नोवेल इतना सफल रहा है तो उसका जो सक्सेस का पॉइंट है वो क्या है? समय। मैंने समय पर इसको लॉन्च कर दिया था, पब्लिश करा दिया था, इस वजह से मेरा जो नोवेल है वो सक्सेस हो गया। इफ ही हैड रिटन हिज नोवेल 10 years अर्लियर, अगर वो इसे 10 साल पहले लिखते या फिर 10 साल बाद लिखते, ठीक है, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो फिर इसे इतनी सक्सेस नहीं मिलती जितनी आज मिली। तो तुम्हें सारी बातों का मैंने पता करा दिया है कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, ठीक है मेरे बच्चे। हर एक वर्ड मैंने लिखा है, समझ ना आए तो मुझसे फिर कल पूछ लेना, लेकिन एक बार इसे खुद पढ़ना, बिना खुद पढ़े नहीं करना। पहले खुद पढ़ना है तुम्हें, सारे नोट्स जो इसके हैं, ठीक है, बुक में हो या यहां से तुम्हें नोट्स मिले, खुद पढ़ के देखना मेरे बच्चे। बहुत आसान चैप्टर है, इससे बाहर इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। मैंने पूरी की पूरी जो किताब है, ये इस चैप्टर की जो कहानी है, मैंने खोलकर तुम्हारे सामने रख दी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हर्ट की इमोजी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरा अब हाथ जो है कपकपा रहे हैं, तो मुझे हर्ट की इमोजी चाहिए, है ना। इस चैप्टर में कोई कहानी नहीं थी, अच्छी अच्छी बातें बताई गई, इंटरस्टाइसिस के बारे में बताया गया, इंटरव्यू के बारे में बताया गया, बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको एक नई बात का पता लगा होगा, क्या कहते हैं उसको? इंटरस्टाइस, है ना। हमारी जिंदगी में बहुत सारे खाली टाइम होते हैं, उनको इंटरस्टाइस कहते हैं, और अंबर्टो इको का कहना है कि उनको हम यूज करके बहुत सारा टाइम और हमें मिल जाएगा, तो हम बहुत सारे वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। यही सफलता का उनका एक
जो है नियम रहा है। चलिए मिलते हैं प्यारे साथी, जय हिंद जय भारत। लेकिन मेरे साथी पढ़ना जरूर इसे, दोबारा से खुद पढ़ना, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये परेशान नहीं करेगा। और कोई समस्या आती है तो कल को मैं फिर आता हूं, सिर्फ और सिर्फ 8 बजे। जैसे कि आपको पता है रोज मिलते हैं, तो कल भी हम आपको 8 बजे मिलते हैं। नमस्कार।